A very good evening, ladies and gentlemen. I here welcome you all to the Udbodhan Series 4, Part 2. So let us begin with our first artist, Abhay Rustom Supuri. Abhay Rustom Supuri is an Indian santoor player, music composer, and conductor. He is the son of santoor player Pandit Bhajan Supuri. Known for his versatility, innovations, and experimentation, Sapori has received awards in recognition of his contribution in the field of music and is one of the youngest recipient of awards such as Bharat Shiromani Award and Ustad Bismillah Khanna Yuva Puraskar. Abhay was invited to speak at the prestigious international conference TEDx. So, ladies and gentlemen, please welcome Abhay Sapori.
सर्वप्रथम अभय जी कुछ चीजें हम लोग पूछना चाहेंगे आपसे कि आप ये बताइए कि आपको म्यूजिक का कब से मतलब ऐसा घर के माहौल की वजह से शौक था या आपको मतलब इनबॉर्न जैसे कहते हैं जीन में है, तो आपको शौक कैसे हुआ एकदम से? कई चीजें थी। सबसे पहले तो सर्टेनली जो हमारी एक लेगेसी है, क्योंकि संतूर का एक वाहिद ट्रेडिशनल घराना है और 300 साल से ज्यादा की हिस्ट्री है हमारी यहाँ। एक से बढ़कर एक ग्रेट मास्टर म्यूजिशियंस रहे हैं घराने में। तो एक वो फैक्टर तो रहता ही है कि आप एक लेगेसी को बिलोंग करते हैं, तो एक सॉर्ट ऑफ आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है उसके टूवर्ड्स। लेकिन सबसे बड़ी चीज एक ये भी रहती है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। बहुत सारे बड़े बड़े म्यूजिशियंस हमने देखे हैं और उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है जरूरी नहीं रही है कि वो म्यूजिक में आई है, और जिस भी फील्ड में गए बहुत अच्छा किया है। सो आपका इंटरेस्ट कहाँ होता है, एक वो भी मैटर करता है। मैं पर्सनली फील करता हूँ कि हमें किसी भी प्रेशर में नहीं आना चाहिए जस्ट बिकॉज कि कोई डॉक्टर का बेटा है या बेटी है तो आपको वही फील्ड लेना है, या इंजीनियर फैमिली से हैं जहाँ पे कि जनरेशन टू जनरेशन इंजीनियर्स ही रहे हों। बहुत सारे होते हैं कि वो एक ही फील्ड में रहते हैं लोग, डॉक्टर्स होते हैं। तो जहाँ इंटरेस्ट है, मैं हमेशा बच्चों को यही बोलता हूँ कि जहां आपका इंटरेस्ट है वो लें, क्योंकि जिस वक्त आपका इंटरेस्ट हो आपका फोकस बढ़ता है। आप अपने फील्ड में अपने लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपने नेशन के लिए, इस प्लेनेट के लिए कुछ बेहतर करके जा सकते हैं। और एक और चीज जो मेरे केस में बहुत ज्यादा जिसका एक इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर रहा म्यूजिक लेने के लिए था, वो थी लोगों की एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि फैमिली का इतना काम रहा है, स्पेशली अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं। मेरे ग्रैंडफादर पंडित शंभुनाथ सोपोरी जी, उन्हें फादर ऑफ म्यूजिक बुलाया जाता है वहां पे। तो दादाजी का इतना जो काम रहा है, पापा का इतना काम रहा है, और पहले भी हमारे फोर फादर्स जो रहे हैं, तो वो लोगों की एक एक्सपेक्टेशन जो है वो रही कि ये भी कुछ करेगा। तो क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था और मुझे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टुवर्ड्स माय लेगेसी, और लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, ये सारे मिल के मेरे इस डिसीजन का एक फैक्टर रहे हैं कि मैंने म्यूजिक लिया। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगा, हमारे यहाँ पे प्रोफेशन चूज करना एक चॉइस दी जाती है इंडिविजुअल को, लेकिन सीखने के लिए कोई चॉइस नहीं है। आपको सीखना ही सीखना है और वो जबरदस्ती सीखना है। तो एस्केप रूट नहीं हो सकता म्यूजिक, कि मुझे पढ़ाई पसंद नहीं है तो छठी में छोड़ दी पढ़ाई और कहें कि म्यूजिक कोई सिखाएगा ही नहीं। तो एकेडमिकली बहुत साउंड रहना है, तभी आप देखेंगे। अगर आप पापा की भी बात करें तो ट्रिपल मास्टर्स है उनका, दो म्यूजिक में है, इंग्लिश लिटरेचर में है, एडिशनल ग्रेजुएट स्टडीज हैं उनकी, तीन एडिशनल ग्रेजुएट स्टडीज हैं। एक तो वेस्टर्न म्यूजिक की है, फिलोसफी की है, साइकोलॉजी की है। वो उनके म्यूजिक में भी रिफ्लेक्ट करता है। मेरे अंकल जो हैं, दो अंकल्स हैं मेरे जो यूएस में बेस्ड हैं, रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं दोनों। वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड सीनियर साइंटिस्ट रहे हैं यूएस के अपने अपने फील्ड में। मेरे पापा के कजिन्स, बुआएं, सब लोग एकेडमिकली साउंड है और सबने सीखा हुआ है। मतलब वो गाएंगे, उनका प्रोफेशन म्यूजिक नहीं है, पर आपको लगेगा ये तो पूरा परफॉर्मिंग आर्टिस्ट होंगे। तो वो सीखना पूरा प्रोफेशनली सीखना है, लेकिन चॉइस दी जाती है। और मुझे ये हमारी फैमिली में एक बहुत ब्यूटीफुल लगता है कि थोपा नहीं जाता है। मेरे फादर साहब वो कभी भी मुझे नहीं बोले कि म्यूजिक लो। उनका तो यह था, तुम स्पोर्ट्स बड़ा अच्छा कर रहे हो, देख लो, लेना है तो ले लो। मम्मी का तो हमेशा से था कि वो लेगेसी है तो कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए, बट पापा का कोई प्रेशर ही नहीं था मुझ पे। और मुझे लगता है वहीं पे मेरी अपनी जो एक आज अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूंगा, कि लेगेसी की तो अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स लेगेसी, लेकिन आज मैं अपने फील्ड में रिस्पॉन्सिबल फील करता हूँ क्योंकि मेरा डिसीजन है, किसी और का मुझे फोर्स डिसीजन मेरे ऊपर नहीं है। तो ये मेरे म्यूजिक में आने का बेसिकली रूट रहा है।
और एक सबसे ज्यादा बच्चों की तरफ से क्वेश्चंस थे वो जो मैं पूछ रही हूँ आपको कि जी। कितना रियाज, जैसे अभी पढ़ाई है उनके पास, तो पढ़ाई का जैसे एग्जाम्स का भी प्रेशर होता है अभी ऑनलाइन में, तो मतलब एक एक तरह से इनोवेटिव सब कुछ हम लोगों के लिए, सबके लिए, मतलब ऑनलाइन का जरिए ही हम लोगों के लिए बहुत एक मतलब पेनफुल हो गया, बीइंग अ टीचर ऑल्सो एंड बीइंग अ स्टूडेंट। जैसे मैं भी सीख रही हूँ तो मैं भी ऑनलाइन में सीख रही हूँ, और जैसे अगर हम क्लास लेते हैं तो हम लोग भी ऑनलाइन में ही ले रहे हैं। तो इसके बाद बच्चे कहते हैं कि उनके बाद ऑनलाइन में सीखने का मतलब उनके लिए एक प्रेशर हो गया। तो इस टाइम हमको क्या करना चाहिए? जैसे अब कोई हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है ऑनलाइन के अलावा, तो बच्चों को कैसे हम लोग मोटिवेट करें कि नहीं, इसके अलावा भी जैसे म्यूजिक को कैसे हम लोग मतलब उनके मतलब उनको सीखने के लिए उनको इंटरेस्टिंग बनाए? विद रिगार्ड टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो अभी या चल रहे हैं ऑनलाइन, हाँ, अभी तो फिलहाल ऑनलाइन में, क्योंकि ऑफलाइन में तो फिर भी बच्चे एंजॉय करते हैं, बट ऑनलाइन में जहाँ हो जाता है तो उनको टेक्निकली, क्योंकि सुबह से तो बच्चे ऑलरेडी स्कूल में ऑनलाइन में कर रहे हैं, उसके बाद जैसे म्यूजिक का हो गया तो उस टाइम मतलब उनको लगता है कि एक्स्ट्रा एक हमारे पर थोपा जा रहा है, तो उस टाइम बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो एक वो भी एक रीजन उनके मतलब स्पेशली ये पेरेंट्स की तरफ से एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने बोला कि नहीं, डेफिनेटली मैं अभय जी से भी पूछूंगी कि अभय जी, ये हम लोग फेस कर रहे हैं या सभी लोग ये चीज का मतलब इस दौर से गुजर रहे हैं कैसे? मुझे लगता है कि मौसमी जी अभी तो अ, पढ़ाई का माध्यम ऑनलाइन तो सर्टेनली नहीं हो सकता है, लेकिन हम जिस दौर से गुजरे हैं और बहुत ही मैं कहूँगा भयानक दौर रहा है हम सबकी लाइफ टाइम का, तो उसमें ऐसा भी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि 2 साल के लिए बच्चों को एकदम ही छोड़ दिया जाए। तो ऑनलाइन एक ऐसा मीडियम निकल के आया जिसने वो गैप फिल कर दी जो अदरवाइज बहुत ही नुकसानदायक हो सकती थी सभी के लिए। वर्क फ्रॉम होम जो है वो बहुत एक डिफरेंट वे से निकल के अब आया है, एंड आई एम श्योर आने वाले समय में हम सबकी लाइफ बहुत चेंज होएगी पिछले 2 साल के जो हमारा वर्किंग स्टाइल रहा है। रही बात बच्चों की, देखिए ऑनलाइन में हमें कुछ चीजों का तो ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे स्क्रीन के सामने 6-6 घंटे 8-8 घंटे बैठे रहें। हालांकि हम सभी इसी चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं, हर घर की यही कहानी है कि बच्चे सिर्फ डिवाइसेस के आगे हैं। कभी गेम्स हैं, कभी कोई और कार्टून है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी मोबाइल है, कभी लैपटॉप है। वो आपके घर में भी है, मेरे घर में भी है और हर पेरेंट के घर में भी है। लेकिन इसका एक बैलेंस जो है, वो बैलेंस हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। हर चीज इंटरेस्टिंग क्रिएट करनी पड़ती है, और एक बारी वो इंटरेस्टिंग हो गई तो फिर वो किसी भी मीडियम फॉर्म से आए तो बच्चे उसमें जरूर अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। अगर हम उनको बिठाएं कि अभी ये 1 घंटे की क्लास है और 1 घंटा उनको पूरा सीखना है, तो हो सकता है कि वो 1 घंटे में म्यूजिक को लेके परेशान हो जाएं, स्टडीज को लेके तंग आ जाएं, लेकिन मोबाइल गेम्स में तो नहीं परेशान होते। वहां तो उनको 6 घंटा छोड़ दीजिए, वो खेलते रहेंगे। तो विच मीन्स कि हमें अपने टीचिंग स्टाइल में भी कुछ इस तरीके को बिल्ड करना चाहिए, जो आई एम श्योर कई लोगों ने किया भी होगा, आप लोगों ने भी किया होगा, कि क्योंकि आप लोग तो उनके साथ डेली डील करते हैं। लेकिन हमारे टीचिंग स्टाइल में, हमारे एक्सप्लेनेशन को हमें इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रिएट करना है कि बच्चा जो है वो उसका इंटरेस्ट बना रहे। सो इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, कि हम अपने जो सिखाने की प्रेजेंटेशन है उसको कैसे बच्चों तक पहुंचाते हैं। हमारा जो एक इंट्रैक्शन है उसको कितना हम बच्चों के माइंड को कैप्चर कर सकते हैं। आई थिंक इसके लिए हर इंडिविजुअल को पर्सनली वर्क करना पड़ेगा, और कई बारी टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं। अगर आप इंस्ट्रूमेंटल को लेके सिखा रहे हैं तो वो साउंड अच्छी नहीं जाती, तो विच मीन्स कि हमें अपने आप को टेक्निकली एडवांस करना पड़ेगा। तो हर चीज से, और इसको एक बहुत ही पॉजिटिव साइड से देखा जाए कि हम जो स्ट्रगल किए हैं पिछले 2 साल में, कि साउंड नहीं आ रही, कनेक्शंस नहीं बैठ रहे, कभी कुछ इशू हो रहा है, तो अगर उसके इस नेगेटिव साइड को छोड़ के हम इसके पॉजिटिव साइड को देखें कि अगर हम इसमें एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं तो हम कितना एक जिसे आप कहें कि चेंज ला सकते हैं
पूरे सिस्टम में, हमारे एजुकेशनल सिस्टम में। यानी आप अगर ये देखेंगे, अब आने वाले टाइम में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होंगी जो पहले भी ऑनलाइन रहती थी, लेकिन अब उनके स्टाइल में ऑनलाइन एक प्रॉपर फॉर्मेट आ जाएगा। तो हम सबको भी अपने लेवल पे एडवांस अपने आप को करना है। सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, जैसे भैया ने कहा कि जैसे ऑनलाइन अभी शुरुआत हुई है, पर ऐसा लगता है कि दुनिया थोड़ी सी सिमट गई, कनेक्ट हो गई एक दूसरे से। पहले से जैसे होता था कि कहीं और सिखाना या कहीं सीखना है, तो वो थोड़ा कनेक्शन तो बढ़ गया है, और नई टेक्नोलॉजी सीखने को भी मिल रही है, सब कुछ करने को मिल रहा है। तो पर अच्छा कि मतलब आपसे भी ऐसे मिलना का कब होगा कब नहीं होगा पर ऐसे मिलना हो गया इस टेक्नोलॉजी की वजह से, आपसे बात करना भी हुआ, तो बड़ा अच्छा। और आपने एकदम सही कहा, आपने एकदम सही कहा, क्योंकि हमें हर चीज को देखने के दो नजरिए हैं। एक तो ये है कि हम फॉल्ट्स ढूंढें, हम उसके नेगेटिव साइड्स को देखें, और दूसरा है कि हम उन चीजों पे वर्क करें, फॉल्ट्स को ठीक करें, नेगेटिव साइड के नेगेटिव एस्पेक्ट्स छोड़ें। नेगेटिव साइड्स मान लीजिए आंखों पे स्ट्रेस पड़ता है और एक ही जगह बच्चा बैठा रहता है, बाहर जा नहीं पा रहा है ज्यादा, और ये सारी चीजें, तो उन चीजों को एक पॉजिटिव वे में देखें, यानी वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए देखें। कुछ हेल्दी फ्रूट्स खाएं जो आंखों के लिए बेटर हैं, हर चीज के लिए, यानी उसका हमें एक मीडियम ढूंढना है कि बेटर वे कौन सा है, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड से चीज को देखें, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो फ्यूचर है। और हालांकि हम जितना रियाजत में होते हैं उतनी ही टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं, लेकिन अडॉप्ट तो करना पड़ेगा, कोई उसमें चारा नहीं है। कॉन्सर्ट्स ऑनलाइन हो रहे हैं तो इस टाइम पे क्या हो सकता है, तो लेकिन उसको एक खूबसूरत, उसका जो खूबसूरत साइड है उसको देखें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अभय जी, अब थोड़ा ये बताइए, विच राग लाइक यू, मतलब सबसे अच्छा आपको कौन सा राग लगता है पूरे रागों में, और संतूर में कौन सा राग सबसे अच्छा लगेगा? अगर मतलब जिससे मतलब कहते हैं ना, एक संतूर तो इटसेल्फ इट्स अ वेरी वेरी मतलब बहुत ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, लाइक आफ्टर गुरुजी के बाद मतलब आपके पापा का भी हमने सुना है, तो कौन सा राग सबसे ज्यादा आपको पसंद है? मैं ऐसा नहीं कह पाऊंगा कि कोई एक पर्टिकुलर राग मुझे ज्यादा पसंद है। आई थिंक किसी सीनियर आर्टिस्ट को मैंने एक बारी, मुझे ध्यान नहीं है किनका मैं सुन रहा था इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा कि ये तो ऐसा हो गया कि माँ से पूछो कि कौन सा बेटा ज्यादा पसंद है। तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि कौन सा राग पसंद है। और संतूर पे जहां तक बात रही, कौन सा राग ठीक बजेगा, या किसी भी साज पे फॉर दैट मैटर, तो जिस राग का रियाज किया जाए वही ठीक लगेगा सही मायने में, अदरवाइज वो बहुत ही बुरे साउंड करेंगे। लेकिन मेरी कुछ एक चॉइसेस हैं, सर्टेनली एक चॉइस है। मुझे कम बजाने को मिलती हैं वो रागें, और हो सकता है वो एक रीजन है कि मुझे वो राग ज्यादा पसंद है। लेकिन बेसिकली उन रागों का एक फॉर्मेशन जो है, उनके स्केल के हिसाब से जो सुरों का एक लगाव है, उसमें कुछ रागे सर्टेनली हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग का जो एक राग है विभास, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो ऐसा टाइम है कि कॉन्सर्ट्स में मुझे लगता है मैं आज तक एक ही बारी बजाया होऊंगा। रिकॉर्डिंग्स में बजाए हैं मैंने, रेडियो के लिए, दूरदर्शन के लिए रिकॉर्ड किया है, लेकिन कॉन्सर्ट्स में वो टाइम इतना मिलता नहीं है। एक शाम का राग है मारवा, तो लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि कॉन्सर्ट उस टाइम पे मैं शुरू करूं, मोस्टली बाद में ही बजाने को मिलता है, तो मारवा बजा नहीं पाते हैं। लेकिन अगर मुझे मौका मिले तो मैं मारवा जरूर सिलेक्ट कर लूंगा, मुझे बहुत पसंद है मारवा। तो इसी तरीके से कई रागे हैं, और एक राग जो मुझे
अपनी बनाई हुई जो मेरी रागों में से है, उनमें एक मैंने राग बनाई थी, 3-4 साल हो गए हैं, जो माँ काली के नाम से मैंने राग बनाई थी, राग महाकाली। वो मैंने क्या बनाई थी, वो तो मतलब मुझे ऐसे लगता है पूरा फ्लो करके राग आ गई, मैं तो बस बैठ के स्ट्रक्चर करके उसको बजा लिया। कुछ डिवाइन ग्रेस रही है, वो बहुत एक खूबसूरत राग बनी है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने बजाई भी है रिसेंट ईयर्स में, कई प्लेटफॉर्म्स पे, स्टेज पे मैंने बजाई है। बट एज सच हम लोगों की सिलेक्शन ऑफ रागास डिपेंड करती है कि जब हम कॉन्सर्ट्स में होते हैं, हमसे पहले कौन बजा रहे हैं, वो क्या बजा रहे हैं। मान लीजिए कि मैंने सोचा कि मैं सिपूरिया कल्याण बजाऊंगा और मुझसे पहले कोई मारवा ही बजा ले, तो फिर वही स्केल ऑलमोस्ट है, तो फिर थोड़ा चेंज करें तो अच्छा रहता है। अनलेस टाइम नहीं है तब तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि संतूर जैसे साज पे पूरी 100 तारे मिलानी होती है। तो बिलावल से पूरा भैरवी शिफ्ट नहीं हो सकता है, तो थोड़ा बहुत स्केल में अगर चेंज हो सकता है, यानी अगर मान लीजिए यमन मिलाया हुआ है, तो हल्का सा मिलते जुलते कहीं आसपास के सुर ज्यादा चेंज ओवर ना हो, तो वैसा कोई राग लिया जा सकता है। या मान लीजिए चारुकेशी लिया था तो नंदकोंस की ओर चले गए, या जोग मिलाया हुआ था तो नंदकोंस की ओर चले गए, इस तरीके से कुछ हम लोग करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा टाइम पे कॉन्सर्ट है और उसमें क्या बजाने को मिल रहा है। कई बारी ऑडियंस का एक आ जाता है, टाइम पे आ जाए अगेन, क्योंकि संतूर जैसा साज है, ऑन स्टेज फरमाइश एकदम चेंज नहीं हो सकती, तो कई बार चेंज भी करना पड़ता है। कुछ लोग चाहते हैं कोई एक पर्टिकुलर राग बजाएं, तो वैसा भी हो जाता है। बट एज सच मैं कहूँ कि यही मेरी फेवरेट राग है, तो ऐसा नहीं है। और बच्चों के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप, सब बच्चों के लिए? बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई थिंक जो पिछले 2 साल हैं, और उन 2 सालों में बच्चों ने अपने आप को जितना अडेप्ट किया, इसको आप आज से पीछे ले लें, हमारे टाइम में तो मुझे लगता है पता नहीं हम कर भी पाते कि नहीं कर पाते। वो लोग डिजिटली टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत एडवांस्ड हैं हमारी एज के हिसाब से, जब हम छोटे थे। और अभी भी ऐसा होता है कि मोबाइल के बहुत सारे फीचर्स हमें नहीं पता होते हैं और बच्चों को पता होते हैं। तो वो बहुत स्मार्ट हैं विद द ग्रेस ऑफ गॉड, और बहुत इंटेलिजेंट हैं। बट इंटेलिजेंस तभी काम आती है जब हम पूरे साल मेहनत करते हैं। तो एक तो राउंड द ईयर हमारी मेहनत होनी चाहिए, जिस भी फील्ड में हम हैं, चाहे हम पढ़ रहे हैं, चाहे हम प्रोफेशनली कुछ कर रहे हैं। और बच्चों में और हम में कोई ज्यादा फर्क है नहीं। वो दिन भर स्कूल में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, सीखते हैं, हम वही टाइम रियाज करते हैं। एक ही बात है, हम भी स्कूल ही जा रहे हैं, बस हमारा स्कूल हमारा कमरा होता है, इतना ही फर्क है। वो एग्जाम देते हैं 6 महीने, 2 महीने में, 1 महीने में, हम डेली देते हैं, बस इतना ही फर्क है। तो वही शेड्यूल है, वही मेहनत है, और शॉर्टकट्स नहीं है, किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं है। और आई थिंक इन 2 चीजों को अगर बच्चे पूरी तरीके से समझें, तो लाइफ बहुत खूबसूरत बनती है, एजुकेशन वाइज एंड डेवलपमेंट वाइज। सर आप कुछ पूछेंगे? नहीं, मैं तो क्या पूछूं। बड़ा अच्छा लग रहा है आपको सुनकर, आप जो आपका तजुर्बा और जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है, क्यों लेगेसी जो चली आ रही है उसको जो आगे बढ़ते हुए, और बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे ऐसे भी मिलकर बड़ा अच्छा लगा। ये जो मुझे हम भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खास तौर पे आप लोगों को कंग्रेचुलेट करूंगा, जो फाउंडेशन है आप लोगों की, और नृत्यांजलि साईं फाउंडेशन, तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इस पूरे, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, लेकिन हमारे एकेडमिक सेटअप में जब तक कल्चर नहीं होगा तो एकेडमिक्स इनकम्प्लीट है।
और शायद यही रीजन है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसको पूरी तरीके से रियलाइज किया है और पिछले कई सालों से इसको लागू भी किया गया है। परफेक्शन की, रिफाइनमेंट की तो बहुत स्कोप होती है, हमेशा होती है। एक नेक्स्ट लेवल हमेशा किताब का अगला पन्ना अवेलेबल होता है, लेकिन आप लोग इतने टाइम से इस एरिया पे काम कर रहे हैं और बच्चों को अपनी जड़ों से कनेक्टेड रख रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हम लोगों की जो एक आइडेंटिफिकेशन एज एन इंडिविजुअल है, वो हमारे आर्ट और कल्चर से ही आती है। हम कितने भी बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, म्यूजिशियन, जो मर्जी बन जाए, लेकिन एज एन इंडियन हमारी जो एक आइडेंटिटी है, वो हमारे संस्कारों से, हमारे कल्चर से आती है। और यही चीज है जिसे हम भारतीय जो एलिमेंट है कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, चाहे वो म्यूजिक से हो, हमारे संस्कार हैं, जो भी हैं, वो पूरे वर्ल्ड से काफी हद तक अलग हैं। तो हमें एक अलग पहचान देते हैं, क्योंकि कोई फ्लूट में भी बजाऊंगा, फ्लूट कोई वेस्ट में भी बजाएगा, तो फर्क कहाँ है। लेकिन हमें अपने कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बड़ा दुख तब होता है कि कोई बाहर का इंडिविजुअल आए और हमें अपनी चीज सिखा के चला जाए। ये बड़ी अजीब सी चीज हो जाती है। यानी योगा हमें फॉरेनर से सीखना पड़ता है। बहुत सारे इंडियन मैंने स्टूडेंट्स देखे, उनके जो टीचर्स हैं वो फॉरेनर्स हैं। तो बुरी बात नहीं है, लेकिन ये तो हमारी चीज है, कम से कम हम इसमें पीछे ना रहें। तो वो जब बाहर के लोग हमारे कल्चर को, हमारे आर्ट को इतनी अहमियत देते हैं, तो हमें भी समझना चाहिए कि बहुत रिच चीज है। तो हमें इसको अपने लाइफ के साथ जोड़े रखना है, हमारे लाइफ का ये हिस्सा होना चाहिए। हमें सुनना चाहिए, हमें देखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमें म्यूजिशियन बनना है, लेकिन सितार और तानपुरे में तो फर्क पता हो। और एक बेसिक चीज, अब तबला तो सभी जानते हैं, लेकिन पखावज और ढोलक में कुछ फर्क है, ये तो हमें पता हो। बड़ी बेसिक सी चीजें, ये तो नहीं जरूरी है कि हमें धमार आता हो। आए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो परफेक्टली फाइन, लेकिन ये तो पता हो ये पखावज है। तो बस बेसिक बेसिक चीजें हैं, और वो फिर एक लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं। क्योंकि म्यूजिक खास तौर पे, क्योंकि साउंड है, अदरवाइज एनी क्रिएटिव आर्ट, वो हमारे लाइफ से जुड़ा होता है। एक लाइफ में एक बहुत डिफरेंट एक रिफाइनमेंट आती है, एक पर्सनैलिटी जो है वो बहुत खूबसूरत वे में डिफाइन हो जाती है। एक और बहुत फायदा है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, ये सारी चीजें तो हमें पता ही है। पेशेंस कितनी बिल्ड होती है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखें आजकल पेशेंस कितनी कम है। हम बाहर सड़क पे जाते हैं, जिसको देखो हॉर्न बजा रहा है, बेसिकली पेशेंस की कमी है। तो म्यूजिक थोड़ा बहुत लाइफ से जुड़ा होगा, क्रिएटिव आर्ट्स जुड़े होंगे, तो माइंड जो होता है वो एक बहुत डिफरेंट वे से फॉर्मेट हो जाता है, और उसमें इम्पेशंस जो है वो उतनी नहीं रहती है। तो इंसान बात बात पे परेशान और घबराता नहीं है। तो बहुत फायदे भी हैं और हमारी रिक्वायरमेंट भी है। आई थिंक बच्चे वैसे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, उनको अपनी लाइफ के साथ जोड़ के रखें। म्यूट हैं आप, अनम्यूट कीजिए। की आवाज सर ये रिकॉर्डिंग हुआ था ना स्टार्टिंग में, मैंने जब प्रेस किया था? अभी जी भी हाँ। रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है, अभी भी रिकॉर्डिंग शुरू हुई है, दूसरी रिकॉर्डिंग शुरू हुई है। कैसे करूँ, कैसे पता लगेगा कि हुआ है कि नहीं? हो गया, वो चला जाएगा, वो आ जाएगा, मिल जाएगा। अच्छा,
पता नहीं अवे जी गुस्सा नहीं करेंगी तो अगर रिकॉर्डिंग नहीं होगा तो दोबारा कर लेंगे। थैंक यू। मैंने कहा कि पता नहीं हम भी ये सीख रहे हैं, मतलब मुझे जूम में कल मैंने सीखा, मैंने कहा कि कैसे करके करना है, क्योंकि जूम का मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैंने रिकॉर्डिंग मैंने कहा कि गूगल मीट पे करते तो गूगल मीट में रिकॉर्डिंग क्लियर नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा पता नहीं ये भी चीज, ये भी सारा हम लोग सीख ही रहे हैं। और अभी जी अभी ये एक चीज बताइए, गुरुजी के साथ आपका कभी मिलना हुआ था क्या? देबू अंकल के साथ हाँ हाँ जी हाँ जी। बहुत बारी, जो बहुत बारी। छोटे थे या अभी रिसेंटली तो मिले नहीं होंगे ना आप? नहीं, मैं लॉकडाउन से पहले मिला था। अच्छा 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 अच्छा। लॉकडाउन से जनवरी के आसपास, लॉकडाउन से पहले जो भी कभी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है किस टाइम, फरवरी भी हो सकता है, लेकिन लॉकडाउन से ही थोड़े टाइम पहले मैं मिला था अंकल से। और हम लोगों का तो बहुत लॉन्ग फैमिली रिलेशन रहा है। दादाजी और देबू अंकल बहुत ही क्लोज रहे हैं। इनफैक्ट दादाजी तो कहते थे कि ये बिल्कुल मेरे बड़े बेटे हैं। और उसके बाद पापा तो बिल्कुल उनको वो वही बड़े भाई का दर्जा ही हमेशा देबू अंकल का रहा है। और उसके बाद फिर प्रतीक भाई रहे। और हम लोग मतलब ये जनरेशन्स में ये रिलेशन फैला हुआ रहा है। तो बहुत ही आई थिंक चेरिश्ड रिलेशन रहा है सोपोरीज और देबू अंकल हाँ की ये तो फैमिली है। का, चौधरी फैमिली का। तो आई थिंक भले ही वो आज हमारे बीच में नहीं है या प्रतीक भाई नहीं है, बट वो शॉकिंग तो है, बट ऐसा लगता नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। कई बार रिलेशन ऐसा होता है कि अगर फिजिकली नहीं भी इंसान रहे तो वो रहता है एक, यू नो, और आ रहता है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट वो रहता है। पता है विजय, मैं आज जहाँ जॉब भी कर रही हूँ ना, तो गुरुजी का एक ऐसा था, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि कभी कोई स्कूल में कभी किसी ने जैसे कुछ बोला, मैं अपसेट होगी कुछ भी, मतलब ये तो हम लोगों के एक फैमिली जैसे ही हो गया था। गुरुजी मतलब बात कुछ भी होगा ना तो गुरुजी एकदम फोन करके मतलब बात बोलेंगे कि ऐसे करके क्यों, मतलब ऐसे हम स्टूडेंट्स को भी ऐसा उन्होंने रखा था ना कि जैसे हम उनके परिवार के एक शिष्य हैं। तो ये एक मतलब मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं हम जितने भी, फिर बाद में मैंने उन लोगों से पूछा कि सबके साथ ही ऐसे ही है कि ऐसा उनका शेयर, मतलब ऐसा करते थे कि जैसे गुरुजी आज हमको इस चीज, मतलब हम लोग को बहुत हम अपसेट हैं, डांट, तो सीधा वो लोग बात करते थे। जैसे वो हमारे तो नोएडा वाले ब्रांच में उनका, गुरुजी का तो उनका एक इवेंट होता था, तो हमारे मैनेजमेंट मेंबर्स को वो जानते थे। तो इतना अच्छा उनका था कि नहीं 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 कैसे ऐसे हो गया, मैं बात करता हूँ। तो ऐसे हम लोग को एक फादरली जैसे एक हमेशा ना एक पीछे से एज अ फादर की तरह हम लोगों को हमेशा सपोर्ट लगा। तो अभी हमारे जितने भी नृत्यांजलि के प्रोग्राम्स में पहले तो वो आते भी थे, और लॉकडाउन में भी वो आए हैं ऑनलाइन में, जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे करके बात किए हैं, सब बच्चों के साथ मिले भी हैं। तो एक वही एक आर्टिस्ट भी थे, तो एक पेरेंट का भी था, तो उनको वही हमने बोला कि श्रद्धांजलि भी हम क्या देंगे, हम फिर उनके लिए गुरु पूर्णिमा का छोटा सा इवेंट किए थे, ऑनलाइन में ही हो पाया है। बाकी ऐसे ही चल रहा है बस। लेकिन ये हम लोग चाहेंगे कि आपसे जरूर हमारी मुलाकात, आप तो यंग जनरेशन के एक अच्छे कलाकार, इतने अच्छे कलाकार हैं, और आप बाय नेचर भी इतने अच्छे हैं। तो हम लोग जरूर चाहेंगे कि एक बार अफसर जी भी अगर इंडिया आते हैं जब, हम लोग मिलने जरूर आएंगे एक बार। सर्टेनली, जब भी आपका होगा मुझे बताइएगा। आई लव टू परफॉर्म। हाँ और जी जी। थैंक आप यू। लोग काम भी अच्छा कर रहे हैं, तो जो जो लोग काम अच्छा करते हैं उनके लिए, उनके साथ जुड़ने में भी अच्छा ही लगता है। और एक रिलेशन तो है ही, देबू अंकल के थ्रू एक रिलेशन तो बना ही है। मैं आपको बताऊं कि कई दादाजी के डिसाइपल्स हैं जो जब कश्मीर से बाहर निकलते थे तो दादाजी उनकी फर्दर ट्रेनिंग देबू अंकल के अंडर भी कराते थे, जैसे अच्छा अच्छा। पंडित ओमकार नाथ रैना जी। तो दादाजी के बहुत सीनियर डिसाइपल थे वो।
तो उसके बाद फिर वो देबू अंकल के भी डिसाइपल बने और काफी नाम भी उनका रहा। तो ये एक बड़ा ही जिसे आप कहें खूबसूरत रिलेशन उनका और दादाजी का रहा है। और प्रतीक भाई का भी मतलब पापा मम्मा का जो प्यार उनके लिए रहा as somebody from the next generation, या for that matter देबू अंकल का towards मतलब मुझे लेके, तो वो हमेशा रहता ही था। कितनी ब्लेसिंग्स उनकी मिली हैं। तो कोई भी चीज जो उनसे जुड़ी हो तो आई लव टू बी देयर। और ये हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम ऐसी जगहों पे रहें और अपना एक होमेज दें, एक ट्रिब्यूट दें। पिछली बारी जो एक प्रोग्राम हो रहा था और उसमें मैंने आपसे बताया भी था, बेटा बजा रहा था, तो वो मुझे शायद कोविड था कि क्या था, तो हम लोग हाँ, उस मेरी टाइम मेरी पे बात हुई थी उस टाइम, फिर जी, हो नहीं तो पाया। उस हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन आगे भी कभी कुछ भी होगा तो आई विल जरूर जरूर। सर्टेनली बी देयर। थैंक यू अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। So let us move on to our next artist, Shri Vandana Sargam. Shri Vandana Sargam has learnt music from her father, Pandit Shri Santlal Das, since childhood. She has done a lot of shows with many great and renowned artists, such as Pandit Birju Maharaj and Ustad Ahmad Hussain and Muhammad Hussain. She currently runs her academy in Janakpuri named Tatkal, who trains music lovers. She particularly has a keen interest in singing ghazal and classical music. So, ladies and gentlemen, please welcome Shri Vandana Sargam, who is currently being accompanied by Shri Shambhunath Sinha.
ग म ध म ध नि ध म ग म ग सा नि सा नि सा सा ज मा ला ता
let's move on to our next artist, Shri Saptarshi Mondal. Shri Saptarshi Mondal was born and brought up in a musical atmosphere. He started learning sitar from late Bhupendranath Chaudhary. After few years, he took very traditional Vishnupuri Gharana's talim from renowned sitar maestro Pandit Soumitra Lahiri for 5 years. From last 16 years, he is very closely connected with Padma Bhushan Pandit Debu Chaudhary as his very close disciple. At present, Saptarshi is trying to maintain the purity of Jaipur Sinia Gharana through his 17 Freeds sitar. Mr. Saptarshi performed sitar all over India in many prestigious concerts. He also performed sitar abroad for several times. He also associated with NCRT and CBSE for lecture demonstration on instrumental music for students. He also got lot of guidance from Pandit Pratik Chaudhary, who was the truly torchbearer of Jaipur Sinia Gharana after Pandit Debu Chaudhary. Today, Mr. Saptarshi is going to dedicate this musical attribute to his all guru and all music lovers. So, ladies and gentlemen, please welcome Shri Saptarshi Mondal, who is currently being accompanied by Shri Ranjit Biswas. नमस्कार, मैं सप्तऋषि साई फाउंडेशन की तरफ से जो 2 दिन का क्लासिकल म्यूजिक का जो ऑनलाइन कॉन्सर्ट अरेंज किया गया, आज उसका आखिरी दिन है। आज मैं राग गोरख कल्याण बजाने जा रहा हूँ। समय ज़्यादा नहीं है तो छोटा सा आलाप जो और मध्य लय में एक करते जाऊँगा। बहुत खुशी की बात है कि आज मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त रंजीत जी है। हम लोग पहले भी बजा चुके हैं, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि उनके साथ भी बजाने के लिए मिल रहा है। और मौसमी जी को बहुत थैंक्स कि ऐसे इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए इन्होंने इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए। थैंक यू। और मैं कोशिश कर रहा हूँ राग गोरख कल्याण, अगर भूल चुको तो काइंडली माफ कर दीजिए।